प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भी मैंने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के काफ़ी विस्तार से चर्चा की है और आज भी मैं हल्का सा उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। आपका हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं वो 100 अंकों का होगा और आपके पाठ्यक्रम में एक पुस्तक संकलित हैं प्राचीन काव्य नाम से, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी हैं। इस पुस्तक में 12 कवियों की कविताओं का संकलन है। आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में है और जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं वो भी 100 अंकों का होगा और उसमें जो 2 क्वेश्चन 20-20 अंकों के आरंभिक जो आएंगे वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित हैं। ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा के उद्भव विकास उनकी बोलियों से संबंधित हैं और ये 20-20 40 अंकों का भाषा विज्ञान, साथ ही जो 60 अंक जो पीछे रहते हैं 20-20 अंकों के 3 क्वेश्चन उस पर आएंगे और वह है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की विविध काव्य धाराएँ, विविध कवि, उनकी रचनाएँ और काव्य प्रवृत्तियों से संबंधित। यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में केवल 5 ही क्वेश्चन अथवा में आते हैं और वो पाँचों ही क्वेश्चन 20-20 अंकों के हैं। और अब प्रथम प्रश्न पत्र की जो चर्चा है, इस प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक हैं, इस पुस्तक से 30 अंकों की 3 व्याख्याएं होगी, 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं। इन 12 जो चैप्टर आपके इस पाठ्य पुस्तक में हैं उनमें से 3 व्याख्याएं 10-10 अंकों की, ये भी अथवा में आती हैं। प्रश्न नंबर 1 होता है ये क ख ग, ये 3 व्याख्याएं और इन तीनों में एक अथवा होगी। कुल 6 व्याख्या जिनमें से 3 आपको करनी होती है, तो 30 अंक का तो ये पाठ्यक्रम हो गया। इसी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित 12 कवि हैं, इन कवियों पर आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे और वो 20-20 अंकों के 3 होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन, यानी 20-20 अंकों के प्रश्न हैं, ये भी अथवा में आते हैं। और आज जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो आपने प्रथम अध्याय अभी पढ़ा है ढोला मारूरा दुआ, उसके ऊपर एक मॉडल आंसर लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ कि परीक्षा में जो विस्तृत 20-20 अंकों के जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर कैसे आप 4-5 प्रश्नों में आप लिख पाएंगे। ऐसा ही एक मॉडल आंसर मैं ढोला मारूरा दुआ पर लेकर के आया हूँ और ये 3 आलोचनात्मक प्रश्न 60 अंक के ये हो गए, 20-20-20 60 और 30 नंबर की 3 व्याख्याएं, ये हो गए कुल 90 अंक। और 10 अंकों का एक जो प्रश्न आपके आता है वो काव्य शास्त्र से संबंधित है। और पिछली मैंने जो 9 ऑनलाइन कक्षाएं ली थी आपकी, उसमें अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ और शब्द शक्तियाँ और जो 15-16 जो अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, इन पर केंद्रित करके मैंने आपको विस्तार से इस काव्य शास्त्र के 10 अंक वाले प्रश्न को मैंने पढ़ाया है। प्रश्न के उत्तर पर हमने विस्तार से चर्चाएं की हैं और अब हम आज आरंभ करने जा रहे हैं ढोला मारूरा दुआ, एक सरस लोक गाथा है। ये कथन है किसी विद्वान का। इस कथन की लोक गाथा के तत्वों के आधार पर समीक्षा करना है। समीक्षा कीजिए, ऐसा ये प्रश्न आता है कि ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है, सिद्ध कीजिए, या ढोला मारूरा एक सरस लोक गाथा के रूप में विख्यात है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न ये बनते हैं। तो एक आज मॉडल आंसर लेकर के मैं आपके सामने हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में आज आपका पुनः स्वागत और हम शुरू करने जा रहे हैं ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ढोला मारूरा दुआ राजस्थानी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यानक काव्य हैं, यानी प्रेम को आधार बना करके कथा लिखी गई है इसकी। ये ऐसी लोक प्रेम गाथा है जिसके आरंभ, मध्य, विकास और समापन में विविध पक्ष लहरें ले रहे हैं। कहीं प्रेम का उदय दिखाई दे रहा है तो कहीं प्रेम का पूर्ण विकास, कहीं विरह के दारुण यानी मार्मिक पलों को भोगते हुए पात्र चित्रित हैं तो कहीं संयोग सुख से पुष्ट नारी पात्र भी इसमें हमें दिखाई दे जाते हैं। ये एक सरस लोक गाथा है या प्रबंध काव्य हैं अथवा मुक्तक काव्य
या कुछ और काव्य काव्य का कुछ और रूप है? ये प्रश्न आज तक विवादास्पद बना हुआ है। अधिकांश विद्वान इसे एक लोक गाथा के रूप में ही स्वीकार करते हैं, एक प्रेम गाथा इसको मानते हैं। काव्य रचना और प्रवृत्ति के आधार पर इसे लोक गाथा कहना ही अधिक समीचीन है। ढोला मारूरा दुआ के रचना काल और रचयिता के संदर्भ में प्रामाणिक तथ्यों का आज तक अभाव है। डॉक्टर मोतीलाल जी मेनारिया ने कल्लोल कवि को इसका रचयिता माना। दूसरी ओर सीताराम लालस जी ने लूणकरण खिड़िया जी को इसका रचयिता माना गया है। और संकलन तरे के अनुसार जिसने इस ढोला मारूरा दुआ के 3 विद्वानों ने मिलकर के संपादन किया, उनको संकलन तरे कहते हैं। कुशल लाभ कवि को इसमें अपनी ओर से कुछ चौपाइयाँ जोड़ करके इसे प्रकाशित करवाया, इसलिए कुशल लाभ कवि को भी इसका रचयिता माना जाते हैं। मूल रचयिता कल्लोल कवि और अपनी ओर से चौपाइयाँ जोड़ करके प्रकाशित करने के कारण कुशल लाभ कवि को भी इसका रचयिता माना जाता है। संवत 1668 ईस्वी से संवत 1668, संवत और सन में अंतर ये है कि संवत जो है सन से 57 वर्ष आगे चलता है, यानी इसमें से 57 वर्ष माइनस कर दीजिए तो सन निकल जाएंगे। ये रचना लिपिबद्ध रूप में संवत 1668 से प्रचलित हुई। जो भी हो, ये काव्य साहित्यिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व रखता है। इसमें राजस्थानी जनजीवन और लोकमानस की सरस व कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें जहाँ प्रेम शाश्वत, मर्यादित और समर्पित भाव से युक्त हैं, वही मानव हृदय की कोमल भावनाओं की लोक जीवन के संदर्भ में अभिव्यक्ति हुई है। इसमें पति पत्नी के आदर्श प्रेम की झलक चित्रित की गई है। ये एक श्रृंगार प्रधान रचना है। कथानक के अनुसार बचपन में ढोला, जिनका मूल नाम सालिक कुमार होता है, जो जयपुर के कछवा वंश राजा नल के पुत्र हैं, और मारू जो मारवाणी हैं, राजा पिंगल बीकानेर के राजा पिंगल की एक अनिद्य सुंदरी मारवाणी हैं। इनका विवाह दोनों का बचपन में हो जाता है, परंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता है। जब मारवाणी यौवनवती होकर स्वप्न दर्शन के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला के दर्शन कर लेती है, तभी से वह वीर व्यथा से पीड़ित हो जाती है। काव्य के पूर्वार्ध में मारवाणी के वीर वर्णन का मार्मिक चित्रण है, और इस काव्य के उत्तरार्ध में ढोला के वीरे का, जब उसे पता चल जाता है कि मारवाणी मेरी प्रथम प्रेयसी है, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है, तब ढोला की वीर वेदना भी इसमें व्यंजित हुई है। अतः ये एक सरस लोक गाथा ही है। लोक गाथा का अर्थ एवं परिभाषाएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहली परिभाषा देखिए, प्रोफेसर किटरीज के अनुसार लोक गाथा वह गीत है जो किसी कथा को कहता है, यानी गेय पद काव्य लिखा होता है और उन पदों को गाया जाता है, और गा करके ही उस कथा की अभिव्यंजना की जाती है। दूसरी परिभाषा देखिए, श्री जोसेफ टी शिपले के शब्दों में, साहित्यिक क्षेत्र में एक लघु, सरल और गेयात्मक यानी जो गाई जाती है काव्य को लोक गाथा कहते हैं। छोटी होती है, सरल होती है और गेय पदों से युक्त होती है, उसे लोक गाथा कहते हैं। तीसरी परिभाषा देखिए, श्री सी होमगार्ड के अनुसार, जिसमें कथा एवं गीति तत्व की मौलिक परंपरा होती है, कथा भी होती है और उन कथा के उन पदों को गीति तत्व के आधार पर गाया भी जाता है, और मौखिक रूप से कंठस्थ ये पद होते हैं और इनको गा करके परंपरागत आगे बढ़ाया जाता है, तो उसे लोक गाथा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था लोक गाथा का प्रमुख अर्थ और कुछ परिभाषाएं मैंने आपके समक्ष रखी हैं। इस दृष्टि से ढोला मारूरा दुआ में गेयता है, यानी इन पदों को गाया जाता है। कथानक का क्रमिक और संगठित विधान भी इसमें मौजूद हैं, अतः यह निर्विवाद ही कहा जा सकता है कि प्रस्तुत करती एक सरस लोक गाथा ही है। कथन या चरितार्थ हो जाता है। और लोक गाथा की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। लोक गाथा उस रचना को कहते हैं जिसका रचयिता अज्ञात होता है और उसके प्रामाणिक मूल पाठ का भी अभाव होता है। उसमें स्थानीयता का प्रचुर पुट मौजूद होता है।
यानी लोक भाषा, लोक संस्कृति, पर्व त्यौहार, खान पान, रहन सहन आदि का उसमें चित्रण होता है। संगीत और नृत्य का अभिन्न साहचर्य इसमें होता है। मौखिक परंपरा के द्वारा ये कथा आगे बढ़ती है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति का इसमें अभाव होता है, किसी तरह का कोई उपदेश नहीं दिया जाता है। इसका कथानक बड़ा विस्तृत होता है। अलंकृत शैली का इसमें अभाव होता है और स्वाभाविक प्रवाह मौजूद रहता है। पदों की पुनरावृत्ति प्राय इसमें होती है और रचयिता की व्यक्तित्व का भी प्राय इनमें अभाव होता है। और वर्तमान काल की जो रचनाएं हैं उसमें अलंकृत शैली भी मौजूद मिलेगी आपको, उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी उसमें है और रचयिता के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो 10 विशेषताएं मैंने यहाँ पर एक सरस लोक गाथा की आपको यहाँ पर अभी उल्लेखित की हैं, इन 10 बिंदुओं पर ये ढोला मारूरा दोहा जो एक सरस लोक गाथा के रूप में है, इन बिंदुओं पर खरा उतरता है, इसलिए ये एक सरस लोक गाथा ही सिद्ध होता है। उपर्युक्त सभी तत्व, ये उपरोक्त थोड़ा गलत है, इसको आप उपर्युक्त कर दें। उपर्युक्त सभी तत्व जिस कृति में प्रयुक्त हो, प्रयुक्त भी गलत है, ऊपर रह नहीं आता है, प्रयुक्त हो तो आप सही कर लें इसको, वह कृति लोक गाथा कहलाती है। इस दृष्टि से ढोला मारूरा दोहा का विश्लेषण यदि हम करें तो निश्चय ही एक प्रेम गाथात्मक लोक गाथा सिद्ध होता है। लोक गाथा के तत्वों का संक्षेप में वर्णन हम इस प्रकार से करने जा रहे हैं। पहला बिंदु देखिए, अज्ञात रचयिता का होना। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता अभी अज्ञात हैं, मूल रचयिता कौन है यह अभी भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। देखिए, लोक गाथा की रचना करने वालों का नाम ज्ञात नहीं होता है। प्रारंभ में इस काव्य की रचना किसने की ये किसी को पता नहीं है। ढोला मारूरा दोहा के मूल रचयिता का नाम आज तक कोई नहीं जान पाया है। मोतीलाल जी मैनार, ये राम को हटा के लाल कर दीजिए यहाँ पर, मोतीलाल मैनारिया जी के अनुसार कल्लोल कवि इसके रचयिता है, जबकि सीताराम लालस के अनुसार लूणकरण खिड़िया इसके रचयिता है। और इस ढोला मारूरा दोहा रचना के जो संपादक हैं, नागरिक प्रचारिणी सभा से ये प्रकाशित हुआ था, तो इसके संपादक त्रय के अनुसार 3 जने इनके संपादक हैं, उन्होंने कुशल लाभ कवि को इसका रचयिता माना। अतः ढोला मारूरा दोहा के रचयिता आज तक अज्ञात हैं। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी विशेषता है ये प्रमाणिक लिखा हुआ, तो इसको प्रा कर दे, प्रा आ की मात्रा, प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव। इस लोक गाथा का मूल पाठ क्या था अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसकी रचना कब और किस काल में हुई इसके बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। पहले कुछ पदों की रचना हुई थी, बाद में कुशल लाभ कवि ने इसमें कुछ और चौपाइयाँ अपनी ओर से जोड़ी और इसके मूल पाठ को और अधिक विस्तृत कर दिया। परंतु इसके मूल पाठ के स्वरूप को देखकर पता चलता है कि मौखिक परंपरा के कारण इसमें समय समय पर काफ़ी दोहे जोड़ दिए गए हैं, अतः इसके प्रामाणिक मूल पाठ का इसमें अभाव झलकता है। तो ये था दूसरा बिंदु, दूसरी विशेषता जिस पे ढोला मारूरा दोहा खरा उतरता है। और अब हम बढ़ते हैं अगली तीसरी विशेषता की ओर, और तीसरी विशेषता संगीत और नृत्य का अभिन्न साहचर्य। जब इन पदों को, ढोला मारूरा दोहा के पदों को जब गाया जाता है, या एक लोक गाथा के जब पदों की इसकी कथा को जब आगे बढ़ाया जाता है परंपरा के रूप में, तो इनके पदों को संगीत रूप में गाया जाता है और साथ में नृत्य की योजना भी होती है। नाच गान के साथ में ये कथा आगे बढ़ती है। परंपरागत रूप में इसी तरह से इसका संरक्षण होता है। देखिए, ये लोक गाथा हो गया, ताकि जगह थे कर दीजिए आप। लोक गाथा में गेयता जरूरी है, उसे गा गा कर ही सुनाया जाता है, अतः उसमें लय, मधुरता, कोमलता व भावों की तीव्रता होती है। नृत्य के साथ साथ इसके पदों का गायन होता है। ढोला मारूरा दोहा में ये सभी गुण विद्यमान हैं। मारवाणी के संदेश को चारण कवियों ने गाकर ही ढोला तक पहुंचाया था। तो एक तरह से ये एक सरस लोक गाथा है जिसमें मारवाणी का जो संदेश है वो चारण भाट कवि जो होते हैं, पथिकों को संबोधित करके वे मारवाणी ने अपना जो संदेश दिया था वो गाजे बाजे के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ गा करके ही ये संदेश साले कुमार यानी ढोला तक पहुंचाया था। तो इसमें संगीत और नृत्य की योजना हमें देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों बिंदु
तीनों विशेषताएं इस ढोला मारूरा दुआ पर खरी उतरती है। हम चौथी विशेषता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्थानीयता का प्रचुर पुट, यानी जो स्थान विशेष की जो खूबियाँ होती है उन खूबियों का, विशेषताओं का वर्णन भी एक सरस लोक गाथा में होता है। देखिए इस बिंदु को, स्थानीयता का प्रचुर पुट, लोक गाथा जिस स्थान या प्रदेश में पनपती है उसकी स्पष्ट छाप उस पर अवश्य पड़ती है। ढोला मारूरा दुआ में राजस्थान के रेगिस्तान का चित्रण है। ऊँट जो रेगिस्तान का जहाज हैं, राजस्थान के तीज और त्यौहार, ये त्यौहार पे जो दो मात्रा है ये अशुद्ध है, इसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएं आप। तीज त्यौहार, कुरजा पक्षी जो संदेश लाने और ले जाने का कार्य करते हैं, इन पक्षियों का चित्रण आदि का प्रचुर उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राजस्थान की लोक संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, रीति में जो री की मात्रा है गलती से ये छोटी लग गई है, इसको बड़ी मात्रा कर दे, बड़ी रीति रिवाज, ऋतुएं, वनस्पति आदि का इसमें भरपूर चित्रण हुआ है। मालवणी के प्रसंग में, मालवणी जो ढोला मारू की दूसरी पत्नी होती है जिसके साथ उसका विवाह हो जाता है, मालवा की होती हो, और मारवणी मारवाड़ की हैं, पुंगल प्रदेश यानी बीकानेर की हैं, ये प्रथम पत्नी हैं, और स्रोत पत्नी मालवा की मालवणी होती है। तो जब मालवणी के प्रसंग में मालवा के अंचल विशेष का चित्रण, वहाँ के देश काल, प्रकृति, वहाँ की वेशभूषा, खान पान आदि का चित्रण का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। अगली विशेषता है पांचवी विशेषता, और वह है मौखिक परंपरा का होना। अभी अभी हमने चर्चा की थी 4 बिंदुओं पर, और चारों बिंदुओं पर ढोला मारूरा दुआ खरा उतरता है। अतः ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक मॉडल आंसर हैं। ढोला मारूरा दुआ जो प्रथम अध्याय आपने प्राचीन काव्य सरिता पुस्तक में जो संकलित है, उसका आपने पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ा है। उन पदों की, उन दोहों की जो 50 दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन दोहों का विस्तार से मैंने भावार्थ बताया, उनकी व्याख्या की है, उस मारवाणी के संदेश को मैंने विस्तार से आपको समझाया है। और उसी चैप्टर पर आधारित एक आलोचनात्मक प्रश्न, मॉडल आंसर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, और ये 2 ऑनलाइन कक्षाओं में ये पूर्ण होगा। तो आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, ये PDF नोट्स बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, और आपके जो कक्षावार जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में हम इनको शेयर करते हैं। आप वहाँ से इनको अच्छी तरह से पढ़ के आप तैयार कर लें। अच्छे से अच्छे अंक आप इनको पूर्णतः तैयार करके ला सकते हैं। साथ ही इन PDF नोट्स पर आधारित हम वीडियोज बना रहे हैं आपकी ऑनलाइन कक्षा के लिए, और कॉलेज का जो CCE राज जो चैनल है, उस चैनल पर हम इन सभी वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं। आप यथा समय इनको वहाँ से देखें, सुनें। साथ ही इन वीडियोज के अपलोड किए गए इन वीडियोज के जो लिंक हैं, उन लिंक को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं। साथ ही जो वीडियोज बनाए हुए हैं, ये एक तरह से अपने कॉलेज की YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के आधार पर, यानी विषयवार हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ ये वीडियोज एक साथ भी आपके खुल जाते हैं। आप वहाँ से भी इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।